Hello students, I hope all of you are fit and fine and all of you are preparing well for your exam. तो स्टूडेंट्स ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है, तो हमने बहुत ही अच्छे से जीओसी पढ़ा है विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. तो आई होप कि सबको समझ आया होगा. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट स्टूडेंट्स, आप मुझे कभी भी मुझे बता सकते हो. आई विल श्योरली हेल्प यू आउट. ठीक है, अब लास्ट चैप्टर शुरू करें, हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड होते हैं? नाम से पता चल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन. हाइड्रो मतलब दो फॉर्म से मिलके बना हुआ है. अगर मैं इस कंपाउंड को देख रही हूँ, सो नाउ यू कैन सी हाइड्रोकार्बन्स इट स्टैंड्स फॉर द टू टर्म्स. दो टर्म से मिलके बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन. ठीक है, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो टाइप के कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन. उसके अलावा कोई और एलिमेंट ना हो, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. तो स्टूडेंट सिंपल हो गई डेफिनेशन. तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स. ठीक है, अब अगर इनको क्लासिफाई करें तो क्लासिफाई हम लोग करेंगे इसको तीन टाइप से, है ना. सो क्लासिफिकेशन विल बी लाइक दिस वन. सो पहले टाइप के कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्केन्स. ठीक है, मैं बताऊंगी ये क्या होते हैं. आई होप सबको मुझे लगता है कि काफी लोगों को पहले से पता होगा. दूसरे आते हैं एल्कीन्स एंड द थर्ड आर एल्काइंस, राइट. So alkenes which is having general formula CnH2n plus 2. ठीक है, एल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n plus 2. एल्कीन्स का होता है CnH2n और एल्काइन होते हैं हमारे पास CnH2n minus 2. So let me give you an example. जैसे मैंने दो कार्बन का एग्जाम्पल ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? एल्केन. नाउ व्हाट इज एल्कीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2. फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना. और यहाँ पे मेरे पास ये क्या आएगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH. नाउ यू कैन सी दो कार्बन है एंड इन दिस केस हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे? दो हैं. ठीक है, C2H2. इज इट ओके? तो फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं तो अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2 माइनस 2. तो यही तो आ रहा है C2H2. ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वी ऑल नो अबाउट दैट. अगर जिन्होंने जीओसी अच्छे से पढ़ी होगी, मैंने वहां पे भी बताया होगा. सो ये कंपाउंड्स हमारे पास कहलाते हैं सैचुरेटेड. कैसे? सैचुरेटेड. एंड सैचुरेटेड मैं दोबारा बता देती हूँ, जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? ओनली सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, वैसे कंपाउंड कहलाएंगे सैचुरेटेड. तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स. एंड ये दोनों एल्कीन और एल्काइंस किसकी कैटेगरी में आएंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में, है ना, जिसमें सिग्मा और पाई दोनों टाइप के बॉन्ड हो. इज इट क्लियर? अब अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखने वाले हो तो बच्चों हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा अलग पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एंड द नीट, है ना. तो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल अलग जाएगा. अब एनसीईआरटी में आप देखोगे शुरू के जो 2 पेज हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको करवाए थे जीओसी में. उसमें आईयूपीएसी बताया हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बताया हुआ है, सेकेंडरी टर्शरी के बारे में डिस्कस करा हुआ है. तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ. हाँ, बट एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ बच्चों कि ये वैसे भी मैंने जीओसी में बताया हुआ था कि एल्केन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना. तो अगर मैं एल्केन का एग्जांपल ले लिया CH4, तो इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3. अगर वहीं पे मैं एल्कीन्स का एग्जांपल लूं तो एल्कीन्स का एग्जांपल क्या होगा? एल्कीन्स में क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, है ना. अगर मैंने ये वाली कार्बन ले ली तो नाउ यू कैन सी हियर. So if I'm having this particular compound, so which is having double bond, है ना. So इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चों? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, इसकी भी sp2 है. तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2. और अगर sp2 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट विल बी हैविंग ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. इज इट फाइन? और अगर sp3 है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों? प्योर टेट्राहेड्रल होगा. वहीं पे अगर हम लोग एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस के केस में कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp होती है. sp मतलब ये हो गया. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? दिस स्ट्रक्चर इज लीनियर. ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? लीनियर स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो दिस इज बेसिक टू नो अबाउट द हाइड्रोकार्बन. अब मैंने आपको डिटेल में नॉमेनक्लेचर करवा दिया ना. अब मैं आगे पढ़ती हूँ. सीधा सीधा हम लोग पढ़ते हैं इसमें.
अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। तो स्टूडेंट्स हमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग एक एक को पकड़ेंगे। जैसे मान लो पहले मैंने एल्केन पकड़ा, तो एल्केन बनता कैसे है, हाउ इट विल बी प्रिपेयर, इसकी प्रिपरेशन पकड़ेंगे, कैसे बनाया जाता है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिर तीसरा आएगा केमिकल रिएक्शंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसी तरीके से सेम काम करेंगे हम लोग एल्कीन्स का और एल्काइंस का, ठीक है। अगर स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही ऑर्डर हम लोग चलाएंगे, ठीक है। एल्कीन्स, फिर उसकी प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट विच इज एल्केन्स। एल्केन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स का पहले आता है हमारे पास प्रिपरेशन। एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे करा जाता है ना, तो लेट मी टेल यू किस किस से करा जाता है। वो मैं आपको तीनों वो मैं फॉर्म्स लिख देती हूँ, है ना। तो एल्केन्स का प्रिपरेशन करा जाता है फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ। हाइड्रोकार्बन में मतलब एल्कीन और एल्काइंस से करेंगे, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। सेकेंड वाला हमारे पास होगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आएंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। सो लेट्स ट्राई विद द वेरी फर्स्ट, एल्कीन से कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो एल्कीन से शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमारे पास है एल्कीन्स और एल्काइंस से मैं आपको बता देती हूँ। सो द मेथड इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। तो मैं बहुत डिटेल में आपको करवा रही हूँ। सो पहला मेथड है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ये बनाया जाता है फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन देखो नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन प्लस एशन। तो हाइड्रोजन वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट इज हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन। जैसे कि ये क्लियर, जैसे कि बच्चों ये वाला केस आ गया, मतलब मैंने मान लो एक एल्कीन ले ली, नाउ इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करवा दूं। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं होगा, इसमें हमें कैटलिस्ट यूज करना होगा, एंड द कैटलिस्ट यूज हियर इज
प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो जो ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पे, है ना। तो मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3 और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। नाउ यू कैन सी हियर, ऐसे बनेगा CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो नाउ इट विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस वन, ये इस तरीके से, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या कंपाउंड बन गया, CH3 ये 2 था बच्चों, ठीक है। तो ये एक मेथड है ना। एल्कीन्स को भी हम लोग हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, लेकिन एल्कीन्स में अब कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, 2 H2 की जरूरत होगी, 2 H2। तो मतलब H ऐसे। तो ये 2 पाई बॉन्ड्स इसके टूट जाएंगे और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे और मेरे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH, यहाँ पे C आएगा। तो देखो हाइड्रोजन, ये गलती हो सकती है मेरे से, है ना, जल्दी जल्दी में। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लिख दिया था। सो दिस शुड बी द कंपाउंड, ओके। अगेन द कैटलिस्ट नीडेड फॉर दिस वन इज प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, ठीक है। ये हमारे पास केस आएगा। अब इसमें ना इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ। हाइड्रोजनेशन जो है बच्चों, हाइड्रोजनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। हाइड्रोजनेशन इज ऑफ 2 टाइप। पहला हमारे पास होता है होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन और दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन क्या होता है बच्चों, सो लेट मी डिस्कस इट डिटेल। तो होमोजीनियस हम लोग बोलेंगे जहां पे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सभी एक फेज में हो, वो हमारे पास कहलाएगा होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और जहां पे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अलग अलग फेज में हो, तो वो हमारे पास कहलाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, जहां पे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मतलब कि और रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज बोलो या स्टेट बोलो, स्टेट बोलो, ठीक है। तो अगर मान लो रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो कैटलिस्ट भी क्या हो, सॉलिड हो। रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी क्या हो, गैस हो। उस टाइप का हाइड्रोजनेशन होमोजीनियस कहलाएगा। हेट्रोजीनियस क्या होगा, जहां पे रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट हैव डिफरेंट फेज। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का क्या हो, डिफरेंट फेज हो, अलग अलग फेज हो, है ना। आर रिएक्टेंट कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, सो सच आर नोन एज फेज या स्टेट। वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएंगे। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया है, जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगर इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड करी है, नाउ यू नो दैट दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, है ना। इथाइलिन भी गैस है, लेकिन जो मैं कैटलिस्ट ले रही हूँ प्लैटिनम, ये कैसा है बच्चों, सॉलिड स्टेट में होता है। कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड चलो बन रहा है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट नाउ यू कैन सी दीज आर गैस, ये भी गैस है और ये क्या है, सॉलिड। तो ये हाइड्रोजनेशन कैसा कहलाएगा, हेट्रो और होमो, हेट्रो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस का, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। चलो अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप के तो एल्किन और एल्काइन से ऐसे ही बनेगा। अब दूसरा टाइप का हमारे पास जो केस आएगा बच्चों, सो उसको मैं डिस्कस करती हूँ। तो दूसरा हम लोग बनाते हैं क्या, किससे बताया था मैंने आपको, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब इसकी कई सारी रिएक्शंस है, सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास इस टाइप का, एल्काइल हैलाइड में फर्स्ट आता है फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, पहली रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। इसको फ्रॉम वुड्स रिएक्शन ही सीधा ही मैं लिख देती हूँ, वुड्स रिएक्शन। तो पहला मेथड है इसको बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 एल्काइल हैलाइड ले लिए, ठीक है। ये RX ले लिया, Na लिया है सोडियम, और दूसरा क्या लिया है, RX, है ना, ये सेम ही है, RX। तो जब भी मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ, तो बच्चों इस टाइप का हमारे पास कपलिंग होगी, या हम लोग बोलेंगे इस टाइप की रिएक्शन होगी कि यहाँ से NaX निकल जाएगा, निकल गया NaX, है ना। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों,
R से कनेक्ट हो जाएगा, ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। इज इट फाइन? तो इस टाइप की रिएक्शन होती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3Cl सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl CH3 बन रहा है ना। सो नाउ यू कैन सी हियर व्हेन दीस टू रिएक्ट व्हाट विल हैपन, दो सोडियम के साथ ले रहे हैं हम लोग रिएक्शन, तो मेरे पास कितने Na निकल जाएंगे, नाउ यू कैन सी हियर, सो हाउ मेनी Na विल बी रिलीज्ड, 2 NaCl रिलीज हो जाएंगे, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH3। ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, इज इट ओके? ये करवाई जाती है। अब देखो इसमें सोडियम तो लिया है और साथ में हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा ये ड्राई कंडीशंस पे होती है, एसिडिक में नहीं होगी, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाएगी, ठीक है। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझाती हूँ, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि दो मैकेनिज्म से चलता है, या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से या फिर हमारे पास आयनिक मैकेनिज्म से। तो मैं फ्री रेडिकल बता रही हूँ, आयनिक नहीं बता रही, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म फॉलो होंगे। मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ फ्री रेडिकल। चलो आयनिक भी बता दूंगी, बट आयनिक को डिटेल में नहीं करेंगे हम लोग, एक ही मेथड से जाएंगे, क्योंकि दो दो अगर आप करोगे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो या तो देखो ये जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन, हम लोग मैकेनिज्म से बताते हैं कि रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, एक्चुअल कंफर्मेशन नहीं देती है। तो फ्री रेडिकल में ये बोलता है कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी, ध्यान से सुनना, कि इनिशियली मैंने सोडियम लिया था, अब हमें पता है सोडियम एक मेटल है, फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, हमने इलेक्ट्रॉन दिया है बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका होमो लाइटिक क्लीवेज होगा, तो होमोलाइटिक होगा, आपको पता है यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल मतलब इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक्स तो एक इलेक्ट्रॉन को लेके निकल लेता है और एक खुद क्या बन जाता है, एक्स माइनस, है ना। तो मेरे पास ये सिचुएशन आएगी, होमोलाइटिक क्लेवेज होगा, आर तो बन गया फ्री रेडिकल और एक्स क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज, एक्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था, एक इसने फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया, एक्स माइनस बन गया। इज इट फाइन? तो अब ये जो मेरे पास फ्री रेडिकल बना है ना बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही बताया था फ्री रेडिकल आर वेरी वेरी स्टेबल, मतलब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सो दिस इज वेरी वेरी मच रिएक्टिव, है ना, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, ऐसी फॉर्म एग्जिस्ट जनरली नहीं करती हैं, तो ये फटाफट से दूसरा ऐसा ही जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, आर आर। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, बिकॉज बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? तो हमारे पास ये सिचुएशन आएगी, सो दिस विल फॉर्म, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, ध्यान से सुनना, अब प्लीज अंडरस्टैंड करना इसको। मान लो मैंने ये ले लिया, मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl का एग्जाम्पल मैंने लिया है, एंड नाउ इफ आई एम जस्ट डूइंग दिस रिएक्शन, तो अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ तो मेरे पास ये सिचुएशन आ रही है, ध्यान से सुनना, कि मैंने फ्री रेडिकल के थ्रू कर रहा है, मैं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं इसका, तो ये Na और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ऐसे लिखी मिलेगी आपको रिएक्शन, है ना, और आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, आपको प्रोडक्ट बनेगा ये। तो आपको बैकएंड में पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसी है, जैसे ही सोडियम ड्राई ईथर के साथ दिखे और एल्काइल हैलाइड हो तो समझ जाना वुड्स रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करना है, NaCl को निकालना है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ना है। अब इसका मैकेनिज्म जरा देखते हैं क्या हो रहा होगा, है ना, ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी, है ना, डिटेल में मैं बताऊंगी। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट बनता है उसमें, वो भी समझाती हूँ, ठीक है। अभी पहले समझो, पहले तो ये वाला प्रोडक्ट समझ में आ गया, अब देखो मैकेनिज्म से जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा कि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए हैं, खुद आयन बना हुआ है, तब ये मेरे पास फिर क्या होगा बच्चों, CH3CH2Cl, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो मेरे पास फ्री रेडिकल ये बन जाएगा, CH3CH2 फ्री रेडिकल, और साथ में मेरे पास क्या निकल गया, Cl माइनस हो गया, Cl माइनस निकला, Na प्लस के साथ चिपक लेगा, NaCl बना देगा। अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास ये सिचुएशन आएगी, सो दिस फ्री रेडिकल, नाउ यू कैन सी हियर, दिस फ्री रेडिकल have two options. The first option is it can combine with the same free radical like this one. इसके साथ combine कर ले, ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, बॉन्ड बन गया। सो ये सिचुएशन आएगी, आ सकती है ये। दूसरी सिचुएशन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो पहली सिचुएशन, पहली पॉसिबिलिटी है ये, दूसरी पॉसिबिलिटी है ये, कि ये जो CH2 फ्री रेडिकल है ना, ये नहीं करना चाहता उसके साथ रिएक्ट,
तो क्या बना देगा, ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक बॉन्ड बन रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या करा है, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस हाइड्रोजन को लेके निकल लिया। कर सकता है ये ऐसा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ CH3 नहीं आएगा, CH2 फ्री रेडिकल हो। दूसरे फ्री रेडिकल के साथ देखो, यहाँ पे ये एक फ्री रेडिकल है, ये एक फ्री रेडिकल है। मैं दोबारा समझा रही हूँ इसको, इधर मैं मिटा देती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, so please try to think everybody, let me explain it one more time। तो ये मेरे पास केस आया, मान लो ये फ्री रेडिकल था CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा फ्री रेडिकल है CH3 ही है, ये CH3 को ऐसे लिख दो, और ये मेरे पास हो गया CH2 फ्री रेडिकल, है ना। तो मान लो ये फ्री रेडिकल कंबाइन नहीं होना चाहते, ये इसके साथ कंबाइन नहीं करना चाहता, तो क्या होगा बच्चों, ये एक और चीज कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ दे, जो हाइड्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको लेके निकल ले, और ये हमारे पास ऐसा बॉन्ड टूट जाए होमोलिटिक, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या केस आएगा, CH2 ने तो एक हाइड्रोजन ले लिया, तो मेरे पास ये क्या बन गया, CH2, और यहाँ पे क्या लग गया, इससे हाइड्रोजन लग गया। दूसरे वाले केस में क्या आ गया बच्चों, CH2 और CH2, यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल है, तो ये आपस में मिलके क्या बना लें, डबल बॉन्ड बना लें, बना सकते हैं। तो मेरे पास एक सिचुएशन आ जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ कैन यू इमेजिन कितने प्रोडक्ट बने हैं, कैन यू सी इट हियर, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर, है ना। तो पहला प्रोडक्ट बना है ये, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट बना है हमारे पास ये, है ना, और तीसरा प्रोडक्ट बना है हमारे पास ये, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना कि ये वाला जो मैंने फर्स्ट वाला पार्ट लिखा था, सो दिस इज नोन एज कपलिंग। यहाँ पे क्या हुआ, कपल बना लिया इन्होंने, दो साथ में मिल गए, क्या बन गए, कपल बन गए। इधर क्या हो रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, है ना। डायरेक्ट कपल नहीं हो रहा है, इसने बॉन्ड तोड़ा, ये बन गया इथेन बन गया, और साथ में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। सो इफ आई गो बैक एंड एनीबडी आस्क मी कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस, सो व्हाट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म बच्चे, 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ब्यूटेन, दूसरा बन सकता है इथेन, और फिर हमारे पास क्या बन सकता है, इथीन। कैन यू रिमेम्बर दिस वन। तो हमेशा जब भी आपसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट पूछें तो आपको इस तरीके से ही रिएक्शन करनी है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं इसमें समझाती हूँ, तो नोट डाउन कर लेना, इसको दोबारा देखो, एक बारी में याद नहीं होंगी। ऑर्गेनिक का अभी तक सारा जो पार्ट था वो समझने वाला था, अब आएंगी दोनों, समझना याद करना, रटना, मतलब याद भी नहीं, रटना, रटना और समझना दोनों चीजें साथ चलेंगी। अब तक पूरा था वो अंडरस्टैंडिंग थी, है ना, उसमें सबको मजा आया था, अब आएगी दिक्कत होना शुरू, क्योंकि रिएक्शन रटनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये केस आ जाए, इफ दिस इज द केस, CH3 CH3Br, तो what will happen in case of sodium and dry ether, तो क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बच्चों, देखो पहले तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, देखो इसको मैकेनिज्म से ही कर लिया करो हमेशा, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। अब नाउ दूसरा फ्री रेडिकल के साथ अगर मैं इसका बॉन्ड बनवाऊं, ध्यान से सुन लेना, ये 2-3 केस थे ना, अगर ये बॉन्ड बनाना चाहे तो बच्चों ये अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब एक CH3 है, फिर दूसरा CH3 है, ये दूसरा CH3 है ना, इसके साथ भी यही हो रहा है, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, तो ये आपस में मिलेंगे, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, ये दोनों टकरा जाएंगे, ये दोनों टकरा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, भीड़ बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, तो इस भीड़ की वजह से ये खुद इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से ये दोनों आपस में कार्बन नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए अगर आप इसको, अगर आपके पास ऐसा कोई स्टेरिक केस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं जब बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाए, जब बहुत बड़े बड़े ग्रुप हो, उसको हम बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग, है ना। क्राउड बढ़ गया, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन, क्या क्रिएट हो गया बच्चों, रिपल्शन होने लगेगी, और जैसे ही रिपल्शन होने लगेगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर आप इसमें इन दोनों को जोड़ के बॉन्ड बना रहे हो तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, चलो तो क्या बनेगा वो मैं बताती हूँ। तो बनेगा ये ऐसे, CH3 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 फ्री रेडिकल, ठीक है। ये किसके साथ कंबाइन करेगा, CH2, यहाँ पे H फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ये, तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया जैसे मैंने पहले लिया था, ठीक है। सो नाउ अब इसके लिए इस हाइड्रोजन को लेना आसान है, क्योंकि देखो साइड में कोने में लग रहा है, और मैं और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाती हूँ, ये ऐसे CH2H ऐसे बना दो इसको मैं, तो अब इस पे अटैक करना, यहाँ पे अटैक करना, इधर इधर अटैक करना इसके लिए मुश्किल है, बट इस हाइड्रोजन को लेना आसान है, तो ये यहाँ से टूट गया,
और जैसे ही यहाँ से टूटा मेरे पास क्या बॉन्ड बन गया, CH3 CH3 CH3, और यहाँ क्या लग गया, हाइड्रोजन। और इधर क्या आ गया बच्चों, CH3 CH3, ये मैंने CH2 फ्री रेडिकल बनाया ना इधर, और यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल। तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास दो कंपाउंड आएंगे, ठीक है। सो नाउ इफ आई गो बैक एंड राइट डाउन द प्रोडक्ट, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर केस, तो कपलिंग नहीं होगी इसमें, है ना। तो यहाँ पे कपलिंग नहीं होगी, क्या होगा, सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन, और डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है तो Br की जगह लगेगा हाइड्रोजन, और हमारे पास दूसरा बन जाएगा एल्कीन, ऐसे। इज इट क्लियर, ये याद रख लेना। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो कपलिंग, कोई कपलिंग नहीं हो रही। तो बच्चों कृपया करके सुंदर से नोट्स बना लेना अपने कॉपी में, तो ये तो मैं समझाने के बेसिस से बता रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे अच्छे से नोट्स बनाना और फोटो खींच के भेजना मेरे को, ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ इसमें, वुड्स रिएक्शन will not be observed in, will not be observed in, किसमें ऑब्जर्व नहीं होगी, किसमें वुड्स रिएक्शन नहीं होगी। ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन है ये वाला, चलो ये देते हैं, चलो चलो भूल जाओ ये क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है ये, मतलब थर्ड ऑप्शन है ये, और फोर्थ है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो किसमें वुड्स रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले मैं आपको वही बता देती हूँ, सोच के पहले पॉज कर लेना फिर करना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस, ऐसा कोई भी नहीं इसमें से जिसमें नहीं होगी, सब में होगी। कैसे होगी, सब में। देखो दो तरीके हमारे पास। पहला वाला कंपाउंड, प्लीज अंडरस्टैंड द फर्स्ट कंपाउंड वी आर हैविंग, आई थिंक बी और सी में आप बना सकते हो, इसमें कंफ्यूजन आएगी, यहाँ पे Br लग रहा है, यहाँ पे Cl लग रहा है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो मेरे पास फ्री रेडिकल आएंगे, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब ये दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, व्हाट आर द टू वेज, सो इट कैन ईदर फॉर्म पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर ऐसे बनाएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको ऐसे बना दूं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, एक फ्री रेडिकल एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल एक फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल, ठीक है। नाउ यू कैन सी, इधर बॉन्ड बनेगा इधर बॉन्ड बनेगा इधर बॉन्ड, तो ये कंटिन्यूअस ऐसे चेन चलती चली जाएगी ना, तो ये ऐसे इधर और से जुड़ता जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक है। इधर क्या बन रहा है बच्चों, दूसरा क्या बन सकता है कि मेरे पास जो फ्री रेडिकल था यहाँ पे लगा हुआ है इधर और इधर, ये किसी और के साथ ना मिलके क्या कर लें, आपस में ही मिल जाए, है ना। रुको दोबारा बनाते हैं इसको, ये किसी और के साथ ना मिलके खुद ही मिल जाए, खुद ही मिल जाए, तो ये क्या बना देंगे, बॉन्ड इस तरीके से बना देंगे। तो मेरे पास क्या कंपाउंड आएगा, ये। हालांकि ये काफी स्ट्रेन है इसमें, बट यस इट कैन फॉर्म। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आएंगे, इज इट फाइन, इज इट क्लियर, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर केस, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का एक तो ये मेथड है जिसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, दूसरा मेथड है एल्काइल हैलाइड का ये, ठीक है, जिसको बोला जाता है बाय कोरे हाउस रिएक्शन। बाय कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस, ठीक है। कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस क्या है, मान लो मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ लिथियम के साथ, तो ये मेरे पास RLi बनेगा, ठीक है। और क्या निकल जाएगा साथ में, देखो दो Li के साथ कर रहे हैं तो, और एक निकल जाएगा LiX। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं CuX के साथ, इसको ऐसे याद रखना है
यहाँ पे मेरे पास बनेगा कंपाउंड CuA, कॉपर है, R2CuLi, इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्काइल क्यूपरेट। ओके, नाउ इट विल रिएक्ट विद RX, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? RX के साथ। नाउ दिस इज या तो आप 1 डिग्री लोगे या फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होती है, और मेरे पास कंपाउंड बचेगा बच्चों R मैंने R ले लिया, और यहाँ पे निकल जाएगा मेरे पास CuX। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है, ये ध्यान से सुनना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दो ये R2CuLi जो भी है, जो मैंने R2CuLi बनाया बच्चों, नाउ यू कैन सी हियर, इस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। ये कैसा चार्ज होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, क्योंकि आर का मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है। मेटल खुद कैसे होते हैं? पॉजिटिव। मेटल खुद कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आर पे नेगेटिव होगा, अदरवाइज आप जनरली देखोगे आर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो R2CuLi से जो आर निकलेगा, एंड दिस इज आयनिक बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है? ये आयनिक बॉन्ड है ना, कोवलेंट नहीं है, आयनिक बॉन्ड है। तो आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और बच्चे ये एक्चुअली ये होता है Cu पॉजिटिव Li, Cu2 प्लस Li। ठीक है, यहाँ पे Li के ऊपर भी कैसा चार्ज होगा? इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये सिचुएशन होगी। ठीक है, तो आर यहाँ से जो निकल रहा है वो नेगेटिवली चार्ज निकल रहा है। अब बात आती है RX, ये जो मैंने R' लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा है, ये कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो नेगेटिव को जैसे ही पॉजिटिव सेंटर दिखेगा, जाके उस पर अटैक करेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? X। क्या कंपाउंड बन जाएगा? R। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म होता है बच्चों, SN2 मैकेनिज्म होता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हम लोग एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ। तो एल्काइल हैलाइड में इसका मैकेनिज्म जो है वो SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, याद रख लेना। ओके, तो 3 डिग्री पे अटैक नहीं होता है। तो अगर मान लो मेरे पास मैंने ये कंपाउंड ले लिया है CH3 होल ट्वाइस CuLi। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन CH3X के साथ करवाएंगे, तो ये अटैक करेगा CH3 पे, X निकल जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा CH3 तो अगर मैंने इसकी जगह 2 डिग्री भी ले लिया, मान लो मैंने ये कंपाउंड भी ले लिया, यहाँ पे X लगाया हुआ है, यहाँ पे CH3 है ना, तो भी अटैक पॉसिबल है। तो भी अगर मैं इसको CH3 माइनस के साथ करवा रही हूँ रिएक्शन, तो ये यहाँ से निकलेगा, और मेरे पास ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH, H लगा देना, CH3 बट अगर आप टर्शरी के साथ करवा रहे हो, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्शरी के साथ रिएक्शन नहीं होगी, अगेन स्टेरिक रिपल्शन आ जाएगी। सो नाउ यू कैन सी हियर। ठीक है, सो अगेन क्या हो जाएगी? स्टेरिक रिपल्शन आ जाएगी बच्चों। सो अब ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ये सारे बल्की ग्रुप है, तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा अटैक करने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, तो ये अटैक नहीं हो पाएगा। सो दिस विल गिव रिएक्शन विद ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, क्लियर? तो वुड्स रिएक्शन हो गया, ये हो गया। एक और इसमें रिएक्शन है फ्रैंकलैंड, इसको हम बोलते हैं, तो ये भी याद रख लेना, फ्रैंकलैंड सिंथेसिस। तो फ्रैंकलिन सिंथेसिस हम लोग करवाते हैं जब हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड हो। जिंक हम लोग ले लें, जिंक ले लें। ठीक है, सोडियम की जगह जिंक ले लें, तो हमारे पास वही कहलाएगा फ्रैंकलिन सिंथेसिस। ठीक है, सिंपल है। ये भी अगेन ईथर की प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर, ड्राई कंडीशन। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं करवा रही हूँ मैं इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है मेरे पास बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चों? ये याद रख लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, मैग्नीशियम और हैलाइड। जैसे कोरेहाउस रिएजेंट जो था वो था R2CLi, ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। तो देखो यहाँ पे भी सेम वही कोरेहाउस जैसा ही होगा। R पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज ये Mg से अटैच है, मेटल से अटैच है। तो RMgX इज दिस वन, एंड व्हेन आई अटैक एल्काइल हैलाइड ऑन इट्स सरफेस, तो ये क्या होगा? ये यहाँ से निकलेगा, मेरे पास क्या बन जाएगा? RR। क्लियर? एल्केन बनेगा और साथ में MgX2। क्लियर है? तो ये हमारे पास इस टाइप से रिएक्शन होगी। ठीक है, इसमें मैं एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ बच्चों, ये याद रख लेना। नेक्स्ट आता है ये बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स के रिडक्शन से। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से कैसे? सबसे पहले आएगा विद मेटल एसिड। अब ध्यान से सुन लेना, मेटल एसिड क्या होते हैं? मेटल एसिड जैसे मेरे पास ये हो गए, जिंक के साथ HCl लगा दिया है। ठीक है,
या फिर जिंक कॉपर H2O ये है, या फिर जिंक कॉपर अमलगम HCl की प्रेजेंस में है, ठीक है, या फिर Zn कॉपर के साथ अल्कोहल डाला हुआ है, ये सारे रिएजेंट, ये मेटल एसिड रिएजेंट है, या सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl ले लिया, ठीक है। सो ऑल दीज आर द मेटल एसिड। सो ये मेटल एसिड किसका काम करते हैं, दे वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। एंड नाउ व्हेन यू रिएक्ट दीज विद एल्काइल हैलाइड, तो जब भी आप इन मेटल एसिड की रिएक्शन करवाओगे एल्काइल हैलाइड के साथ, सॉरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाओगे इन मेटल एसिड के साथ, तो यहाँ पे जो X है बच्चों वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, H से, और साथ में HX निकल जाएगा, ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। इसके अलावा मेटल एसिड के अलावा और भी जो रिएजेंट्स हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे हमारे पास हो गया LiAlH4, LiLH4 ऑल्सो डज द सेम, ठीक है। तो अगर मैंने ये ले लिया है, ध्यान से सुन लेना, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अगर मैं ले रही हूँ, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH में, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना ये। सेम काम करेगा NeBH4, ठीक है। सेम काम करेगा बच्चों हमारे पास रेड फॉस्फोरस और HI, रेड फॉस्फोरस और HI भी यही काम करेंगे, ठीक है। ये भी क्या बना देंगे, RH1, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कितने रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताए जो एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों कौन कौन से मैंने अभी बताए, मेटल एसिड, फिर उसके साथ हमारे पास है LiLH4, NaBH4 भी यही काम करता है, ठीक है, और एक और आता है इसमें PH3SNH। तो देखो अब ये रटने वाली चीजें हैं, ये याद करनी, इसमें ज्यादा समझने का है नहीं, अगर समझने लगोगे तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। सो दिस ऑल इज रट्टाफिकेशन, तो याद रख लेना। सो ऑल दीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दीज, तो दे कन्वर्ट RX इनटू RH, तो ये फंक्शन है। इज इट ओके? नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड, अब उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला आता है ये, द फर्स्ट इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? डी मतलब है रिमूवल, डी का मतलब है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, तो रिमूवल ऑफ CO2। अब रिमूवल ऑफ CO2 के लिए जो हमारे पास रिएजेंट लगेगा, अब देखो फिर रटने वाला चीज आ गया, तो जब भी हमें रिमूवल करनी है CO2 की, तो वी नीड सोडा लाइम, लाइम सोडा है ना, पीने वाला नहीं है ये, सोडा लाइम, सोडा लाइम लगेगा। एंड सोडा लाइम क्या होगा बच्चों, सोडा लाइम इज बेसिकली ये NaOH और CO का मिक्सचर, ठीक है, सोडा और लाइम का मिक्सचर है ना। तो NaOH और CO का मिक्सचर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकाल देगा अलोंग विद हीटिंग, इसके साथ बच्चों हीटिंग के साथ, जैसे कि अब आपको दिखेगा ये, तो जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया RCOOH, व्हेन रिएक्ट विद NaOH सबसे पहले, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा ONA, और जैसे ही मैंने इसको CaO डाला और हीट करा, तो मेरे पास यहाँ से CO2 निकल जाएगा बच्चों। सो फ्रॉम हियर CO2 विल बी रिलीज्ड और प्रोडक्ट बनेगा RH, ठीक है, और साथ में निकल गया Na2CO3, ऐसे, या CO2 प्लस NaOH ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नाउ यू कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे RCOOH when react with NaOH, CaO and plus heat, so you will be getting RH along with
Ne2CO3. इज इट ओके? ठीक है। नेक्स्ट मेथड आएगा प्रिपरेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड से. सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फ्रॉम कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी कुछ इसके. फ्रॉम कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं. आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है कि ये हमने सेल लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लिए, यहाँ पे सॉल्वेंट डाला, एक कैथोड की तरफ जाएगा, एक एनोड पे रिड्यूस होगा. तो एग्जैक्टली वही करवाना है. तो कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलता है कि अगर मैंने कोई पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ध्यान से सुनना ये वाला. ठीक है, नाउ दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन. जैसे मैं पूरी रिएक्शन लिख देती हूँ. नाउ इफ आई एम हैविंग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जैसे मैंने ले लिया CH3COO माइनस Na. ठीक है, सॉल्ट ले लिया, वाटर की प्रेजेंस में हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने हैं इसमें से. तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा CH3CH3. मतलब जो ये R है वो कंबाइन हो जाएगा, साथ में CO2 निकल जाएगी, साथ में H2 निकलेगा, साथ में NaOH बचा रहेगा सोल्यूशन में. ये प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ध्यान से देखना क्या हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फर्स्ट इसका. तो मैकेनिज्म पे अगर हम लोग जाएं तो नाउ यू कैन सी हियर, सो दिस विल बी फॉर्म्ड ऐसे. तो इनिशियली मेरे पास ये था CH3CONA था, तो एक कैथोड पे जाएगा आयन, दूसरा आयन किस पे जाएगा? एनोड पे. नाउ यू कैन सी दिस विल हैपन. सो फर्स्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एट कैथोड, एट एनोड लिखते हैं. पहले एनोड की बात करें तो एनोड पे कौन से आयन जाएंगे? एनायंस जाएंगे बच्चों. और एनायन क्या है यहाँ पे? CH3COO माइनस. ठीक है, सो व्हेन इट गोज ऑन दिस वन, सो इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर. अगर 2 मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक से करते हैं चलो. तो इसने क्या करा? एनायन नेगेटिवली चार्ज है, जाएगा रॉड पे, इलेक्ट्रॉन लेगा. जैसे इसने सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो इस पे ऑक्सीजन पे एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, बिकॉज इट हैव रिलीज इट्स ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? सो दिस रेडिकल ये ऐसे इधर जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है ये अपना रेडिकल यहाँ पे दे देगा. देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा. सी का जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसने जाके ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन ने इस तरीके से करा. अब मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई? यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल बन गया? CH3 फ्री रेडिकल. और क्या निकल गया? CO2. तो एनोड पे CO2 निकल जाएगी और CH3 फ्री रेडिकल बनेगा. ठीक है, नाउ दिस फ्री रेडिकल, क्योंकि अकेला तो फ्री रेडिकल है नहीं, तो दिस फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद अनदर फ्री रेडिकल एंड फॉर्म इथेन. ये मेरे पास सिचुएशन आएगा. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एसिटेट आयन, एसिटेट फ्री रेडिकल, क्योंकि रेडिकल बन रहा है तो एसिटेट फ्री रेडिकल होगा. और ये हमारे पास क्या होगा? मिथाइल फ्री रेडिकल. सो दिस नेम इज मिथाइल फ्री रेडिकल. इज इट फाइन? ये हमारे पास रिएक्शन होगी. ये एनोड पे हो रहा है, कैथोड पे क्या होगा बच्चों? ध्यान से सुनना. एट कैथोड, सो दिस विल बी फॉर्मिंग H2O, एक इलेक्ट्रॉन लेके OH माइनस बनाएगा और H फ्री रेडिकल बनेगा, है ना. और यहाँ पे हम बोलेंगे 2 H फ्री रेडिकल कंबाइन होके H2 बनेगी. ये हमारे पास केस आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जनरली ये याद रख लेना, इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो कंबाइन होने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए ही. तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोलते हैं, एंड प्लीज रिमेंबर दिस वन, मीथेन CH4 कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. नहीं बन सकता. ठीक है, मीथेन को इस मेथड से हम लोग नहीं बना सकते. ओके, चलो ठीक है. ठीक है, अभी मैं इतना ही बता रही हूँ. इसमें अगर मैं करवाने को करवाऊं तो बहुत ज्यादा रिएक्शन आएंगी. कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में यूज करेंगे, तो मैं अभी उनको यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ. एक और रिएक्शन बता देती हूँ. ठीक है, बाकी जो रिएक्शन है ना बच्चे, वो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, नहीं तो इसी में ही बहुत ज्यादा रिएक्शन हमें पढ़ने को मिल जाएंगी. सो दीज रिएक्शन विल कंटिन्यू. जो अभी मैं बताने वाली थी इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन में, तो मैं वहीं पे बता रही हूँ. अभी हम लोग बेसिक बेसिक चीजें करते हैं, क्योंकि आपको पहले ये रिएक्शन लर्न हो जाए, फिर हम लोग करेंगे. दूसरा वाला है बच्चों अगेन डी कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन होता है बीटा कीटो एसिड का. बीटा कीटो एसिड क्या होते हैं वो देख लेते हैं. बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड.
बीटा कीटो एसिड, आई थिंक आपको अल्फा बीटा फॉर्म्स पता है। तो एसिड मेरे पास ये होता है, ध्यान से सुनना, दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा फॉर्म हो गई, इसके जो नेक्स्ट कार्बन है वो बीटा हो जाएगा, इसके नेक्स्ट कार्बन आएगा गामा, और फिर इसके नेक्स्ट आएगा डेल्टा, उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं करते, पता नहीं, छोड़ो, यूज ही नहीं करते। अब हमने बोला है बीटा कीटो एसिड, तो एसिड ये हो गया, बीटा पे कौन सी फॉर्म लग रही है, कीटो, तो ये क्या कहलाएगा, बीटा कीटो एसिड। अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाए तो बच्चों हमें इसमें सोडा लाइम डालने की भी जरूरत नहीं है, तो सीधा अगर मैं इसको हीट कर दूं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा और मेरे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, CO, और यहाँ पे CH3, और साथ में क्या निकल गया, CO2, एक कार्बन लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस कंपाउंड इज नोन एज, नाउ कीटोन बन गया। तो बीटा कीटो एसिड को हीट कर रहे हैं तो क्या बन गया बच्चों, कीटोन बन जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, तो ये होमवर्क है आपका, तो ये करना, फिर इसके बाद मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस करवाने वाली हूँ। सो लेट्स सॉल्व सम होमवर्क एंड हियर इज दिस वन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, CH3Br in presence of Li ओके।
ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज मुझे इसमें बतानी है, वो ये है, एज यू कैन सी रेड फॉस्फोरस और HI वाला केस, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब याद रख लेना। तो ये किस किस को रिड्यूस करता है बच्चों? सो हियर आई एम राइटिंग डाउन, सो RCOOH, RCOCl, RCOOET, RX एंड अल्कोहल। तो ये इन सबको रेड फॉस्फोरस और HI के साथ जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, सो मेरे पास, अच्छा इन तीनों में देखो, इसको मैं ये मैं ऐसे लिख देती हूँ। फर्स्ट वाले में RCH3 बनेगा, सेकेंड वाले में भी RCH3 बनेगा, थर्ड वाले में भी RCH3 बनेगा, फिर RX वाले केस में हमारे पास RH लग जाएगा, और यहाँ पे भी RH लग जाएगा, है ना। एक एक यहाँ पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे? सेम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, उनको कम नहीं कर रहा है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है, सो इट इज कन्वर्टिंग ऑल ऑफ देम इनटू एल्केन्स। ठीक है, याद रखना। नाउ हम लोग आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास आता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, एल्केन्स का? दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। व्हाट आर दीज? दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, बॉन्ड एंगल वगैरह मैंने बता दिया। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें इनकी, इनके बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो चीजें जरूरी है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। सो एल्केन्स जनरली सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर, कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नॉन पोलर होने की वजह से इनकी बीच में वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अगर मैंने मीथेन और मीथेन ले लिया है ना, तो नॉन पोलर है, तो कोई ऐसा फोर्स लगेगा बच्चों इसमें, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर, है ना। लंडन डिस्पर्शन फोर्स, तो मतलब हम लोग बोलेंगे इनके केस में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस बोल सकते हैं, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे दो मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से ये ज्यादातर गैसेस होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एल्कीन में C1 से C4 तक वाले जो हैं वो गैस हैं। ठीक है, 1 से 4 कार्बन वाले गैस होंगे, 5 से 17 वाले लिक्विड हैं, और उससे ऊपर वाले एंड हायर एल्कीन आर सॉलिड्स, और उससे ऊपर वाले सारे क्या होंगे? सॉलिड्स होंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, अगेन इनकी और फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, सो दे आर, अगर हम लोग इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, सो पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि दे आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। दे आर ऑर्डरलेस, ना तो इनकी स्मेल होगी और ना ही इनका कोई कलर होगा। बट अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें बच्चों, सो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ही तो है। पेट्रोल क्या, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ही है ना। और इसका यूज भी आपको पता है। दूसरा, इनकी लो सॉल्युबिलिटी होगी पानी में। लो सॉल्युबिलिटी पानी में मतलब दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलैरिटी, पोलर नहीं है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जो जैसा है वो वैसे को ही पानी में घोलेगा। अगर पोलर है तो पोलर को घोलेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्केन्स आर गिवन हियर। नाउ आई विल टेल यू बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये याद रख लेना। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास ये वाला केस है कि अगर मेरे से कोई पूछे C3H8, C4H10 एंड C5H12, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है,
अगर हमारे पास आइसोमर दे दिया इनका, मतलब अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ऐसे भी हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, है ना, वो दोनों आइसोमर है ना, तो हम बोलेंगे इन केस ऑफ आइसोमर्स, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन, अगर कोई आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे द ब्रांच चेन हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। सो मोर ब्रांचिंग, अगर है मोर ब्रांच्ड चेन हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ग्रेटर इज द ब्रांचिंग, लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो ये याद रख लेना है वाला पॉइंट। तो अगर आइसोमेरिक चेन है तो हम लोग सीधा सीधा ये बोलेंगे ग्रेटर इज द ब्रांचिंग, लोअर इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा वाला केस आएगा मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट में जो थोड़ा ऑर्डर होता है वो थोड़ा उल्टा सीधा होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द इंक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू एल्केन। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना है ना, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये बॉइलिंग पॉइंट का था सारा, अब मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। उसका रीजन हम लोग बताते हैं ड्यू टू मोर क्लोज पैकिंग, ड्यू टू क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ड्यू टू क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर आपके पास इवन और ऑड है तो हम लोग बोलेंगे इवन वाला जो होगा, मतलब अगर एक एक नंबर का डिफरेंस है तो इवन वाले का ज्यादा होगा। ओके, अगेन इसके केस में भी हम लोग बोलेंगे अगर ब्रांचिंग हो रही है तो ड्यू टू ब्रांचिंग मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ब्रांचिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। याद रख लेना, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, फिजिकल स्टेट भी मैंने आपको बता दी है ना। सो आई होप इट्स डन। ओके, नाउ कमिंग टू द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ज्यादा होती नहीं है इसके केस में, क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई रिएक्टिविटी है ही नहीं, बॉन्ड पोलर है ही नहीं। तो केमिकल रिएक्शंस तो ये हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट इनर्ट है, ऑलमोस्ट इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करते। एक दो रिएक्शन से, एक है वो भी जब हम लोग कंडीशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देंगे तब रिएक्शन होगी। ठीक है, ओके। तो हम लोग पहली रिएक्शन आती है बच्चों, वाई दे आर केमिकली ऑलमोस्ट इनर्ट, मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज नॉन पोलर बॉन्ड है, पोलैरिटी है नहीं। ठीक है, बट जो भी रिएक्शंस है वो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ रटने वाली है कुछ समझने वाली है। तो पहला आता है बच्चों फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। पहली जो रिएक्शन है इसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है हेलोजिनेशन का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो मान लो मेरे पास आर एच है X2 के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, और ये 250 डिग्री या हाई टेम्परेचर में, मतलब या तो लाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे, तो मेरे पास एक ऐसा केस आएगा, आर एक्स बनेगा और एच एक्स निकल जाएगा। ठीक है, ये X2 लग जाएगा इस पे। अब देखो ये जो मेथड है इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म बात करें तो ये 3 स्टेप फॉलो करता है बच्चों। तो मैकेनिज्म इज 3 स्टेप मैकेनिज्म, जिसमें पहला आता है चेन इनिशिएशन, 3 स्टेप का है चेन इनिशिएशन। फिर हमारे पास आता है चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, और इसके बाद आता है चेन टर्मिनेशन। तीन रिएक्शन है ना। इनिशिएशन में चेन इनिशिएट होगी, तो मैं बता देती हूँ कैसे। तो पहला स्टेप से चल रहे हैं, चेन इनिशिएशन, इनिशिएट होगी चेन। कैसे होगी? ऐसे, मतलब मान लो X2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर जो हम लोग बोल रहे थे हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो ये जो बॉन्ड है ना X6, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। 2 X फ्री रेडिकल बन गए, 2 फ्री रेडिकल बन गए। और ये वाला जो स्टेप है ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, हमेशा हीट की प्रेजेंस में ही होगी इसमें रिएक्शन, क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हो, फ्री रेडिकल बना रहे हो, तो ऑलवेज एंडोथर्मिक। सो दिस चेन की क्या हो गई? इनिशिएशन हो गई। फ्री रेडिकल बनना ही चेन इनिशिएशन है।
प्रोपोगेशन में क्या हो गया, अब चेन प्रोपोगेट होगी। अब देखो कैसे होगी, एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल बनता जाएगा लाइक दिस वन। सो मान लो ये मेरे पास फ्री रेडिकल है, आर एच के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड बन रहा है, ये क्या करेगा बच्चों, इसके साथ कंबाइन होगा। नाउ यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसको ऐसे बना देना है, आर एच बॉन्ड है और यहाँ पे मेरे पास एक्स फ्री रेडिकल बना हुआ है, ठीक है। सो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा, मेरे पास क्या बन गया, आर फ्री रेडिकल और साथ में सॉरी एच एक्स निकल गया, एच ने एक्स के साथ बॉन्ड बना लिया। फिर ये फ्री रेडिकल अब शांत तो रुकेगा नहीं, ये फिर किसी के साथ कंबाइन करेगा। कैसे कॉम्बिनेशन होगा, आर फ्री रेडिकल फिर से जुड़ेगा ऐसे, ये जुड़ गया ऐसे, यहाँ से बॉन्ड टूट गया ऐसे, और ये क्या बन गया, आर एक्स बन गया, और साथ में क्या बन गया, एक्स फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज चेन प्रोपोगेशन। नेक्स्ट आता है चेन टर्मिनेशन। प्रोपोगेट होती रहेगी ऐसे ही, फ्री रेडिकल आगे चलता रहेगा। लास्ट आता है चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो टर्मिनेशन में क्या होगा बच्चों, दो फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे एंड विल फॉर्म दिस वन X2। इसमें क्या होगा, दो फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, फाइनल प्रोडक्ट। या तो ये बनेगा या फिर ये भी फ्री रेडिकल बनाते हैं, ये पॉसिबिलिटी आएंगी एंड द चेन गेट स्टॉप ऐसे। सो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। अब बात आती है कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास हेलोजिनेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आई एम टेलिंग यू। तो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा F2, फिर हमारे पास आएगा Cl2, फिर आएगा Br2 एंड देन I2। तो F2 के केस में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन, ठीक है। अब इसमें ना दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, चेन इनिशिएटर्स और एक इनहिबिटर्स। तो इनिशिएटर्स क्या होते हैं बच्चों, इनिशिएटर्स which which can initiate the reaction, which can initiate the chain reaction, है ना। जो चेन इनिशिएशन में डाले, मतलब रेडिकल जो बन रहा है उसको स्टार्ट करें। तो ये एग्जाम्पल है इनके, जैसे परऑक्साइड हो गया, R2O2 हो गया, पर एस्टर्स होंगे, पर जिसमें भी लग रहा है। परऑक्साइड देखो ये हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड देखा ना, ऐसे ही R2 परऑक्साइड ही हो गया। तो अब ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये वीक है। अब इसको तोड़ने में देखा, अगर मैंने एक्स एक्स को तोड़ा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने में ज्यादा हीट लगेगी, लेकिन ये वीक बॉन्ड है, इजीली टूट जाएगा। कम हीट पे, कम टेम्परेचर पे टूट जाएगा और मेरे पास बन गया ये फ्री रेडिकल। अब हमें फ्री रेडिकल ही तो चाहिए था। अब ये आर ओ फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव है, अब ये छोड़ेगा ही नहीं किसी को, जैसे ही किसी के साथ कंबाइन होगा, नाउ यू कैन सी हियर, तो ये टूटेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ आर ओ एक्स बन गया मान लो, और ये क्या बन गया, एक्स फ्री रेडिकल बन गया। तो मेरे पास ये ऐसी सिचुएशन आती जाएगी, ठीक है। तो ये था पहले वाला, पर एज यू कैन सी हियर R2O2 पर एस्टर क्या होगा बच्चों, सो पर एस्टर ये वाला कंपाउंड होगा। एस्टर हमने ये पढ़ा है, पर एस्टर जिसमें ये लिंकेज लग रहा हो, सो दिस इज पर एस्टर। तो अगेन जब आप इसको हीट करोगे या लाइट की प्रेजेंस में लोगे, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड यू विल बी फॉर्मिंग दिस वन। इज इट ओके, ठीक है। फिर आते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स ये होते हैं, इनहिबिटर्स आर दीज। तो आर फ्री रेडिकल O2 के साथ कंबाइन होगा एंड जब देखो O2 के साथ कंबाइन हो रहा है ना, तो ये हमारे पास ये बना देगा ROR, ठीक है। सो ये O2 क्या है, O2 इज एक्टिंग एज अ इनहिबिटर्स, है ना, एंड दिस विल कंबाइन विद द फ्री रेडिकल एंड विल फिनिश द रिएक्शन लाइक दिस वन। सो जो इनहिबिट करें, जो रिएक्शन को स्टॉप डाउन करें, सो दे स्टॉप डाउन द रिएक्शन, जो रिएक्शन को रोकें वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। इज इट क्लियर, सो ये मेन रिएक्शन है एल्केन्स की। तो आपको इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो एक बारी मेरे से मैं स्टूडेंट का नाम बताती हूँ, तो बच्चे जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आई विल टेल यू, ध्यान से देखो। श्याम ने पूछा था, या पता नहीं किसने पूछा था, हाँ श्याम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था एक बारी। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान लो मेरे पास ये केस है, देखो अगर मेरे पास सिंपल, ध्यान से सुन लेना, अगर मेरे को इसका हेलोजिनेशन करवाना है, ठीक है, CH4 का X2 के साथ H न्यूलाइट, तो क्या यही प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से सुन लेना, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। गलती इसके साथ ये होती है कि इसमें ये भी बन जाता है, इसमें दो हाइड्रोजन हटके भी हेलोजन लग जाता है,
3 हाइड्रोजन्स भी हट सकते हैं, है ना, ये कंट्रोल्ड नहीं है। सो दिस इज नॉट कंट्रोल्ड, सो देयर आर अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्मिंग, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब मान लो ये तो इसकी कहानी हो गई, अगर मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ना जनरली ऐसे पूछते हैं कि हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स फॉर्म, कितना, सिर्फ देखो मोनो भी बनेगा, डाई भी बनेगा, ट्राई भी बनेगा, टेट्रा हेलोजिनेटेड भी बनेगा, ये कहलाएगा मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। कितना हेलोजन है, एक है, तो ये कहलाएगा मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ये कहलाएगा डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, ये कहलाएगा ट्राई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, और ये कहलाएगा टेट्रा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, मान लो आपसे पूछेंगे हाउ मेनी मोनो halogenated product formed for है ना, और आपको बताना कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। ठीक है, तो पहला मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला CH3 CH2 CH3, है ना, तो मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं, सिर्फ एक ही हेलोजन लगाना है। तो अब हेलोजन के पास 3 पोजीशन है लगने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली ये वाली ये वाली, इसको मैं बोल देती हूँ ए, ये वही, ये सी। ठीक है, जब ए पे लगेगा तो मैं यहाँ पे मेरे पास X लग गया, यहाँ क्या बन गया CH2 CH3। जब बी पे लग रहा है बच्चों तो मेरे पास क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ पे एक्स लग गया, ये बन गया। और तीसरा आएगा जब सी पे लग रहा है तो CH3 CH2 CH2X। अब मुझे बताओ क्या ये वाला ए और सी वाला आपको सेम नहीं लग रहे? सेम ही है ना, ये सेम ही प्रोडक्ट है, बस उसको उल्टा लिखा हुआ है तो इसको मैं काट दूंगी। तो कितने मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बने? 2 बने। ये तो क्या है, दीज आर आइडेंटिकल, तो दीज आर आइडेंटिकल, वी विल नॉट काउंट दीज, तो टोटल प्रोडक्ट बने 2, है ना। अब आपसे पूछिए कि आउट ऑफ ए बी विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ ए एंड बी, ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? तो अब होगा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक, तो हम बोलेंगे बी ज्यादा स्टेबल है ए से। देखो उसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों ही फ्री रेडिकल से बन रहे हैं, है ना। तो अब मान लो जब मेरे पास ये फ्री रेडिकल क्या बनेगा इसमें, या तो फ्री रेडिकल ये बन सकता है इधर इधर वाले पे, बीच वाले पे, या फिर फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला। अब आप मुझे बताओगे कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? सो ये जो बन रहा है, सो दिस इज मोर स्टेबल। व्हाई? ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन आप देख रहे हो, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? 2 हैं। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाओगे। अब बच्चों ये वाली रिएक्शन अगर क्लियर है तो मैं बाकी के आपको ये सारी इसमें दी हुई है एनसीईआरटी की, बिल्कुल एज सच लिखवा रही हूँ, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये सब रटना है। सो दिस इज जस्ट टू मेमोराइज। ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी है। पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे इसमें से, बट अब पूछने लगे हैं तो हमें याद करना है। क्या क्या है मैं बता देती हूँ। तो पहला है हमारे पास ये वाली रिएक्शन। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड द पेज, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, है ना, मैं 1 मिनट पेज ऐड कर देती हूँ। ओके जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, वेट करना भी। मैं एक्चुअली मेरा टाइम बच जाएगा, आप लोगों का भी बच जाएगा।
डायरेक्टली रिएक्शन को ऐड कर देती हूँ इधर। बच्चों ये मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी के कटआउट्स चिपका दिए और मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ बिकॉज ये पूरा लर्न करने वाला है, ठीक है। तो जो जो समझाने वाली रिएक्शन थी और जो जो समझाना था वो मैंने आपको उसमें बता दिया। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंबस्शन रिएक्शन पे। तो इनके केस में नेक्स्ट हमें पढ़नी है कंबस्शन रिएक्शंस एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो कंबस्शन आपको पता है मीथेन को बर्न करेंगे CO2 और H2 निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना। और इसका जो जनरल ऑर्डर है इसको ऐसे मत याद रखो, इसको ऐसे याद रख लेना, ये इन जनरल सभी हाइड्रोकार्बन्स के लिए CXHY यहाँ पे हमारे पास आएगा X+Y/4O2, है ना, गिव्स यू XCO2+Y/2H2, ये याद रख लेना, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए हो गया, तो बर्न करोगे तो इस तरीके से बर्न होगा। सो ये तब फॉर्म होता है जब कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, जब कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है तो ये कंपाउंड बनेगा। अब दूसरा बोला है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ एल्कीन विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। अगर इनसफिशिएंट मिल रही है तो कार्बन ब्लैक मिलेगा, which is manufactured of ink, printer ink, black pigments as filters। समझ में आ रहा है? अगर कंप्लीट कंबशन है तो CO2O2 बनेगा, अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो यू विल बी गेटिंग कार्बन ब्लैक, ओके, जिसको हम लोग इंक वगैरह में यूज करते हैं। दूसरा वाला केस आता है बच्चों कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जब इनका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। वैसे तो इनका जनरली ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ते नहीं, किसी भी चैप्टर में नहीं आएगा, बट अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है नाउ एज यू कैन सी एट हाई प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, in normal condition alkane will not undergo oxidation, but whenever you are doing the oxidation in presence of these extreme condition means at in presence of some catalyst at high pressure you will be getting product। जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट है मीथेनॉल,
ठीक है, मीथेनल इस तरीके का हमारे पास आएगा। तो CH4 का ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में 100 एटीएम पे मीथेनॉल देगा, लेकिन उसी ही मीथेन का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट MO2O3 की प्रेजेंस में मीथेनल देगा, एल्डिहाइड देगा। और अगर आपने इथेन का करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट CH3COO ट्वाइस, यू विल बी गेटिंग इथेनोइक एसिड, राइट। तो बच्चों आपको इसी तरीके से याद करना है, बिल्कुल यही रिएक्शन एज सच रटनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सो यू हैव टू मग अप, यू हैव टू मेमोराइज, राइट, समझना नहीं है इनको, रटना है सीधा। नेक्स्ट आता है कि अगर ऑर्डिनरी एल्केन है और टर्शरी हाइड्रोजन, जैसे ये वाला केस आ गया, ध्यान से सुन लेना। सो इफ दिस इज द केस है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, सो ये वाला KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इस कार्बन की जगह हमारे पास मिलेगा OH। क्या मिलेगा बच्चों? OH, ये याद रख लेना, सीधा आपको यही बनाना है, ठीक है। सो नाउ दीज आर द ऑक्सीडेशंस। फिर आते हैं आइसोमेरिजेशन। तो आइसोमर्स फॉर्म होंगे जब आप इन एल्केन्स को इन कंपाउंड्स को किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा रहे हो। नाउ यू कैन सी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। So N-alkanes on heating presence of anhydrous AlCl3 and hydrogen chloride gas isomers to the branched chain. तो नॉर्मल चेन N चेन ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी अगर N हेक्सेन था, कोई ब्रांचिंग नहीं थी, नो ब्रांचिंग वाज देयर, जब आपने AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में हीट करा तो ये क्या बन गई? ब्रांचिंग आ गई, एक मीथेन 5 कार्बन की चेन हो गई और ब्रांचिंग लग गई इस तरीके से, ठीक है। इज इट फाइन? दूसरा आता है, सो दिस रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे, एरोमेटाइजेशन। और एरोमेटाइजेशन कैसे होगा बच्चों? तो जब भी अगर मैंने कोई भी एन चेन ली, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, Cr2O3 V2O5, तो Cr2O3 V2O5 MO2O3, so these are known for the aromatization, so बेंजीन बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो N-hexane when undergo reaction with CrO2 O3 V2O5 MO2O3, so aromatic compound will be formed. नेक्स्ट आता है रिएक्शन करवाएंगे स्टीम के साथ। तो अगर CH4 की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जा रही है, वाटर नहीं स्टीम, एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम के साथ करवाई जा रही है, निकल के साथ हीट कर रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग CO एंड H2। और COH2 को क्या बोलते हैं बच्चों? सो दिस इज नोन एज सिन गैस। आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है सिन गैस। नेक्स्ट आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस होता है ब्रेकिंग और क्रैकिंग, है ना, इनटू लोअर कंपाउंड्स या लोअर एल्केन्स। जैसे मैंने यहाँ C6H14 लिया, तो अगर इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं एट 773 केल्विन टेम्परेचर पे, सो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी C6H12 C4H8 C3H8 एंड द प्रोडक्ट विल बी दीज। कुछ लोअर एल्केन्स बनेंगे, जैसे C6H14 से पहले यहाँ पे एल्कीन बना है, यहाँ पे लोअर एल्केन्स बना है, इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे अगेन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या है? हायर एल्केन ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स, सच डिकम्पोजिशन इज नोन एज पायरोलिसिस, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों पूरा एल्केन खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्कीन्स पढ़ाने वाली हूँ। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। Okay. Thank you so much.